आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, इस केंद्रीय विषय पर चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना जिसका अपना एक सुदीर्घ इतिहास है, एक सशक्त परंपरा है और स्थापित प्रतिष्ठित प्रखर आलोचकों के प्रदेय का, उनके अवदान का एक पूरा इतिहास उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे गद्य की अन्य अनेक विधाओं के विषय में हम चर्चा करते हुए हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी एकांकी, हिंदी नाटक या इसी प्रकार रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि ऐसी तमाम गद्य विधाओं के उद्भव और विकास को जब हम देखते हैं तो उसके केंद्र में कोई व्यक्ति, कोई प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे नाटक पर जब हमने चर्चा की तो महाकवि और प्रतिष्ठित नाटककार जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर इस पूरी नाटकीय विकास यात्रा की समीक्षा की। हम प्रसाद युग जब कहते हैं तो प्रसाद को केंद्र में रखकर उससे पहले की पूरी धारा को प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक के रूप में देखते हैं और फिर प्रसाद के बाद की यात्रा को प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के रूप में। इसी तरह से उपन्यास के केंद्र में प्रेमचंद को रखकर उपन्यास की विकास यात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। आलोचना का भी अपना, हिंदी आलोचना का एक उद्भव और विकास का इतिहास महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये हिंदी साहित्य के इतिहास के तीन वह कालखंड हैं जहां गद्य विधाओं का आगमन नहीं हुआ था। इसलिए वह लगभग 1000 वर्ष का कविता के इतिहास का कार्यकाल या कालखंड रहा है। भारतेंदु युग से हम गद्य विधाओं के आगमन की आहट सुनते हैं और हम उसे गद्य काल कहते भी हैं। और जब हमने विभाजन किया तो हम जानते हैं कविता को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु युगीन कविता, आधुनिक कविता, द्विवेदी युगीन आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद युगीन हिंदी कविता, फिर छायावाद के बाद नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इस तरह से जो हमने छायावादोत्तर कविता के विभाजन भी किए। किंतु गद्य में हमने देखा कि भारतेंदु युग का अपना एक गद्य के क्षेत्र में विशिष्ट अवदान तो रहा। केवल कविता ही नहीं, गद्य की अनेक विधाओं का उद्भव हुआ, उन्हें सशक्त बनाया गया और उनके विकास के लिए एक पूरी सशक्त आधारशिला खड़ी की गई, तैयार की गई। आलोचना भी शुरू तो, प्रारंभ तो भारतेंदु युग से ही होती है। भारतेंदु और द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के बीज हम देखते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से, स्वतंत्र लेखन के माध्यम से, तमाम तरह की शोध वृत्ति आधारित ग्रंथों को के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी आलोचना को देखते हैं। वहां आलोचना के अनेक रूप, स्वरूप, आयाम ये भी दिखाई देते हैं। उसी भारतेंदु और द्विवेदी युगीन आलोचना का यदि सही अर्थों में हम विकास देखें, सशक्तिकरण देखें, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में दिखाई देता है।
इसलिए हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के समीक्षकों ने हिंदी विषयक अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे थे, यह हम जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रतिष्ठित संपादक थे और उन्होंने गद्य भाषा के लेखन को लेकर, खड़ी बोली के आंदोलन को लेकर जो कार्य किया और हिंदी में लेखन कर्म को खड़ी बोली के माध्यम से प्रोत्साहित किया, प्रोन्नत किया। उनसे पहले भारतेंदु युग में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए थे जिन पर हिंदी आलोचना ने चलना सीखा। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु के आग्रह पर दिखाए हुए मार्ग पर आलोचना के जिन बिंदुओं को उद्घाटित किया, उसी ने द्विवेदी युग तक आते आते गति पकड़नी प्रारंभ कर दी। आलोचना साहित्य को विधिवत स्वरूप और गति प्रदान करने का जो दुर्लभ और विलक्षण कार्य किया, वो आलोच्य कर्म के नायक हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उनके युगीन समालोचकों ने उनके साथ मिलकर हिंदी आलोचना को सशक्त बनाया, प्रचारित प्रसारित किया, उसके अपने कुछ मानक तैयार किए और इस दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल युगीन आलोचना हिंदी आलोचना की बैकबोन, उसकी रीढ़ बन गई। यही वह युग है जब यह भी अनुभव किया गया कि समालोचना एक स्वतंत्र अनुशासन बने, एक डिसिप्लिन बने, एक अलग विधा के रूप में उसे पहचान बने मिले। उसी का परिणाम था कि एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में आलोचना समालोचना की अनिवार्यता का बोध धीरे धीरे रचना धर्मिता की दुनिया में साहित्य के आकाश में होने लगा। शैक्षिक संस्थानों में, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं को समझने समझाने के लिए एक तरफ तो भारतीय काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथों की एक सशक्त परंपरा जो संस्कृत साहित्य से और मध्यकालीन हिंदी साहित्य से होती हुई विशेष रूप से रीतिकालीन हिंदी साहित्य से अग्रसर होती हमारे सामने आई और उसके अवदान को स्वीकार करते हुए, उसे आत्मसात करते हुए हिंदी आलोचना के एक मार्ग को सशक्त और प्रशस्त बनाने का काम प्रारंभ हुआ। दूसरी तरफ काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथों के निर्माण, लेखन, संस्कृत तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता, इस पर भी बल दिया गया और इसकी अनिवार्यता, आवश्यकता महसूस की जाने लगी। हिंदी की विरासत में संस्कृत काव्यशास्त्र की सुदीर्घ और सशक्त परंपरा, यह हमें रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई, किंतु इधर अनेक नई विधाओं के हिंदी में आगमन से संस्कृत काव्यशास्त्र के नियम कुछ कुछ अपर्याप्त प्रतीत होने लगे। विशेष रूप से कथा साहित्य के क्षेत्र में और गद्य की अन्य विधाओं के संदर्भ में यह कठिनाई होने लगी थी, क्योंकि हिंदी में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में गद्य विधाएं उस रूप से उपलब्ध नहीं थी। कहानी या उपन्यास जैसी विधाओं ने तो आलोचना के नए मानक, नए प्रतिमान इनकी तलाश की। काव्य के बदलते रूप स्वरूप और उसकी रचना संरचना के लिए भी नाट्य रचना की नई संरचना, उसकी नई बुनावट के लिए भी आलोचना के नए घटकों, आयामों को खोजना प्रारंभ कर दिया, आवश्यक समझा गया। हिंदी साहित्य में भी अनेक प्रवृत्तियां और विशेषताएं अंग्रेजी भाषा के मार्ग से होकर, पाश्चात्य साहित्य चिंतन की परंपरा से होकर हिंदी में प्रवेश करने लगी थी। उसी का परिणाम था कि भारतीय काव्यशास्त्र के साथ साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी
हिंदी आलोचना के मानदंडों और प्रतिमानों को प्रभावित करने लगा और धीरे धीरे वह भी हिंदी में समीक्षा जगत में, आलोचना जगत में समाहित होता दिखाई देने लगा। छायावादी युग के अनेक रचनाकारों द्वारा लिखे गए निबंधों में तथा अनेक पुस्तकों में स्वतंत्र रूप से या पुस्तकों की भूमिकाओं के रूप में हिंदी आलोचना का एक नितांत नया रूप स्वरूप विकसित होने लगा और इस युग की पत्र पत्रिकाओं ने भी इस दिशा में अत्यंत उल्लेखनीय योगदान किया। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग पर जब दृष्टि डालते हैं तो यह वह युग है जिसमें छायावाद की एक सशक्त काव्य परंपरा, एक विश्व स्तरीय लब्ध प्रतिष्ठ कवियों की, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, बच्चन आदि, और इसी प्रकार प्रेमचंद और तमाम ये गद्यकार, उपन्यास, कहानीकार, ये इन्हीं का समय था। छायावाद के इसी समालोचनात्मक चिंतन ने भावी हिंदी आलोचना की आधारशिला का निर्माण किया। ये छायावादी कवि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के सभी रचनाकार यदि कवि और गद्यकार थे, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार थे, तो काफी हद तक वो पत्रकार भी थे। उन्होंने किसी न किसी प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादन से अपने को जोड़े रखा, अनेक पत्रिकाओं में लेखन से जोड़े रखा। उस लेखन में सुविचारित आलोचनात्मक लेखों का प्रकाशन भी नियमित रूप से चलता रहा। बहुत सी निबंध की पुस्तकों का स्वतंत्र रूप से संग्रह और प्रकाशन भी हुआ, जैसे प्रसाद की निबंधों की जो पुस्तक है काव्य कला और अन्य निबंध, उसमें एक से एक बेहतरीन समालोचना, आधृत आलोचना के मानकों का अनुसरण करते हुए बहुत ही बेहतरीन निबंधों का संग्रह मिलता है। वो नाटक की चिंता भी करते हैं, वो कविता की चिंता भी करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यह जो समालोचनात्मक चिंतन की परंपरा है छायावाद में, वह भावी हिंदी आलोचना की आधारशिला तो रखती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग की हिंदी आलोचना को अगर हम सुविधा की दृष्टि से विभक्त करें तो दो पक्ष हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समीक्षा चिंतन, उनका अपना निजी समीक्षा चिंतन, बड़े चिंतक, विचारक, इतिहासकार, निबंधकार, गद्यकार, अनुवादक, कवि, न जाने कितनी भूमिकाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में एक नेतृत्व के साथ हमारे समक्ष आते हैं। दूसरा वर्ग छायावादी समीक्षकों का आलोचना विषयक चिंतन है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपना समीक्षा चिंतन, जो उनकी अनेक बृहत आकार की पुस्तकों के माध्यम से हमारे सामने आया। इतिहास विषयक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि उनके द्वारा निर्मित नागरिक प्रचारणी सभा के एक विशाल कोश ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रारंभ में लिखा गया था और बाद में उसे स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के आकार में, के स्वरूप में प्रकाश में लाने का काम भी किया गया। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरे। शुक्ल जी को केंद्र में रखकर हिंदी आलोचना के शुक्ल पूर्व और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना स्वरूप पर विचार किया गया। केवल बाह्य अंगों तक सीमित रहने वाली पूर्व आलोचना को शुक्ल जी ने संवेदना, दृष्टि और चिंतन के आयामों की ओर उन्मुख किया। अब आलोचना केवल कलात्मक, भाषागत या शिल्पगत नहीं रही। उसे संवेदना के धरातल पर,
उसे प्रवृत्ति के धरातल पर, उसे वृत्ति के धरातल पर ले जाने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने आलोचना को एक साहित्यिक रूप प्रदान करते हुए उसे स्वतंत्र और महत्वपूर्ण एक अनुशासन या विधा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यह कार्य एक नेतृत्व देने वाले विराट व्यक्तित्व का ही हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वह काम कर दिखाया। इस आलोच्य काल के समालोचकों पर यदि दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि एक तरफ संस्कृत काव्यशास्त्र के परिचित, उस काव्यशास्त्र से अवगत कराने वाले सिद्धांतों और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले, सृजन करने वाले शास्त्रीय चिंतक और समालोचक हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु का नाम उल्लेखनीय है, जिनका ग्रंथ 1919 में रस रत्नाकर नाम से और 1936 में अलंकार दर्पण नाम से प्रकाश में आया। यानी रीतिकाल में जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ केशव, देव, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, सोमनाथ, कालिदास त्रिवेदी, इन ग्वाल कवि, इन कवियों के माध्यम से जो शास्त्रीय ग्रंथ लेखन की एक सशक्त परंपरा प्रारंभ हुई, रसवादी आलोचना, अलंकारवादी आलोचना, ध्वनिवादी आलोचना, इसका बीज वपन वहीं हुआ। अलंकार पर केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ, सोमनाथ ने रस पीयूष निधि जैसे ग्रंथ, देव ने भाव विलास और रस विलास जैसे ग्रंथ लिखे, पद्माकर ने पद्माभरण जैसा अलंकार केंद्रित ग्रंथ लिखा। और इसी प्रकार से इन सभी रीतिकालीन कवियों ने शास्त्र निरूपण करते हुए रीतिकाल में संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को अवतरित करने का, अंतरित करने का स्तुत्य प्रयास किया था। उसी परंपरा को जगन्नाथ प्रसाद भानु ने 1919 में रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण के रूप में हमारे सामने विकसित किया। बाबू गुलाब राय बड़ा प्रसिद्ध नाम है हिंदी आलोचना में, निबंध लेखन में, जिनका ग्रंथ 1921 में नवरस नाम से प्रकाशित हुआ। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1924 में काव्यांग कौमुदी नाम से एक ग्रंथ लिखा। लाला भगवान दीन जो एक प्रसिद्ध टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं, बिहारी की टीका और अन्य मध्यकालीन कवियों की अनेक टीकाएं उन्होंने लिखी, ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान भी थे। सन 1927 में उन्होंने व्यंग्यार्थ मंजूषा नाम से एक शास्त्र आधृत ग्रंथ लिखा। रामशंकर शुक्ल रसाल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास भी अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है, उन्होंने 1929 में अलंकार पीयूष नाम से और 1930 में नाट्य निर्णय नाम से काव्यशास्त्र आधृत समालोचनात्मक ग्रंथों का निर्माण किया। अर्जुनदास केडिया ने 1930 में भारती भूषण और किशोरीदास वाजपेयी ने 1931 में रस और अलंकार जैसे ग्रंथ लिखे। बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक भी थे, 1932 तक आते आते रूपक रहस्य, कन्हैयालाल पोद्दार ने 1934 में रस मंजरी और 1936 में अलंकार मंजरी जैसे दो प्रसिद्ध ग्रंथ रस और अलंकार की भेद उपभेद सहित, अंग उपांग सहित सौदाहरण विवेचना करते हुए सुंदर दो रचनाएं प्रस्तुत की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल के बड़े प्रसिद्ध ब्रजभाषा के आधिकारिक कवि माने जाते हैं। प्रिय प्रवास उनका दुर्लभ ग्रंथ, महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। उन्होंने रस कलश नाम से सन 1935 की भूमिका में जो रस विषयक चिंतन और नायिका भेद का विवेचन किया, वो आलोचना की दृष्टि से अत्यंत श्लाघ्य, सुपठ्य और अनुकरणीय माना गया। रस कलश उस दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दूसरी तरफ पाश्चात्य साहित्यालोचन की भी एक परंपरा इस युग में प्रारंभ हो गई थी। ऐसे ग्रंथों में कन्हैयालाल गुप्त कृत चरित्र चित्रण सन 1923 में प्रकाश में आई, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य 1924 में प्रारंभ लिखी गई। सेठ गोविंद दास जो प्रसिद्ध नाटककार थे, उन्होंने नाट्यकला मीमांसा नाम से 1936 में
और विश्व साहित्य विमर्श 1924 में, पुरुषोत्तम लाल कृत आदर्श और यथार्थ 1937 में, विनोद शंकर व्यास कृत कहानी कला 1938 में, ये ग्रंथ पाश्चात्य समीक्षा, पाश्चात्य साहित्यालोचन के मानकों के आधार पर हिंदी जगत में लिखे गए। इन ग्रंथों का भी हिंदी आलोचना की दुनिया में विशिष्ट अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। उनके माध्यम से भी हिंदी आलोचना को सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत सहायता मिली। और इसके बाद हम देखें कि विनोद शंकर व्यास ने कहानी कला 1938 में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें कहानी के तात्विक विवेचना की आधारशिला उन्होंने प्रस्तुत की। तो भारतीय समीक्षा दृष्टि और साथ साथ पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि, इन दोनों की सैद्धांतिकी को इस युग की आलोचना में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग की आलोचना में विस्तार से विवेचना करने का अवसर मिला। समालोचना के क्षेत्र में जैसा विस्तार पाश्चात्य आलोचना या आलोचना शास्त्र का इस युग में हुआ, वैसा अन्यत्र दुर्लभ था। नए नए अनेक विषयों का प्रवर्तन और उनका विधिवत और सुसंबद्ध विवेचन, वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समालोचकों ने जैसा किया, वह निश्चित रूप से सराहनीय, वंदनीय और स्तुत्य रहा। हिंदी आलोचना को सैद्धांतिक बनाने का महत्वपूर्ण और अपूर्व कार्य यह यदि किसी ने किया तो वह इस युग के आलोचकों, समीक्षकों ने किया। और हम इसीलिए रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना को प्रणम्य भाव से स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं। बाबू गुलाब राय की नवरस, जिसकी चर्चा हमने की, बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्य आलोचन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अपनी पुस्तक काव्य में रहस्यवाद 1929 में, लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936, रामशंकर शुक्ल रसाल आलोचनादर्श 1938, रामकुमार वर्मा लिखित साहित्य समालोचना 1938, ये सब वो पुस्तकें या स्वतंत्र रूप से लिखे गए सुदीर्घ निबंध जो हिंदी आलोचना के लिए बड़े कारगर सिद्ध हुए, जो हिंदी आलोचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे सामने स्थापित हुए। ये सभी समन्वयवादी आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का चिंतन मनन करके काव्य के अंगों, काव्यशास्त्र के अवयवों का संतुलित विवेचन किया, रचनाओं के सुखांत या दुखांत होने की चर्चा परिचर्चा की, उसका विमर्श किया, पात्रों की योजना पर विचार किया, चरित्र चित्रण पर विचार किया और उसके केंद्रीय रस पर भी विचार किया। अंगिरस क्या है उन रचनाओं का, उद्देश्य क्या है उन रचनाओं का, उन रचनाओं में प्रतीक व्यवस्था क्या है, उन रचनाओं में बिंब विधान क्या है, उन रचनाओं में मिथकों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इन सब पर भी इस समन्वयवादी आलोचना ने गंभीरता के साथ, विस्तार के साथ चिंतन किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को समन्वित रूप से आत्मसात करते हुए हमारे सामने उपस्थित हुआ और हिंदी समीक्षा को इस हिंदी साहित्यालोचन या साहित्यालोचन नामक ग्रंथ ने अनेक नए आयाम प्रदान किए। बाबू श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी लिखित हडसन के ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर, इसको पढ़ा, उससे प्रभाव ग्रहण किया और उससे अत्यंत प्रभावित होते हुए उन्होंने हिंदी में इस ग्रंथ का निर्माण किया। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी आचार्यवत व्यक्तित्व का है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपने समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, ऐतिहासिक, निबंधात्मक, अनुवादात्मक अनेक प्रकार के कार्यों से यह सिद्ध किया
कि वस्तुतः वह आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में की दुनिया में ही नहीं, हिंदी निबंध लेखन की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया। शुक्ल जी कृत निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में 1908 में प्रकाश में आया। अब कविता क्या है जिसका चिंतन, जिसकी विवेचना संस्कृत के आदि ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि से प्रारंभ होती है। काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने खड़ी बोली हिंदी में एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध, लंबा सुदीर्घ निबंध कविता क्या है नाम से लिखा। और सरस्वती पत्रिका में 1908 में जब उसका प्रकाशन हुआ तो बहुत अभिनंदन हुआ, सराहना हुई। साहित्य नाम से भी 1914 में शुक्ल जी ने एक लेख लिखा, साहित्य क्या है, किसे माने साहित्य, साहित्य की सैद्धांतिकी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, साहित्य की परिभाषा और उसके तत्व क्या हैं। पहले ही उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा और काव्यशास्त्रीय मेधा का परिचय इन दो निबंधों से मिल गया था। आगे चलकर बेशक उन्होंने बृहत आकार के अनेक निबंध लिखे, निबंधों के संग्रह तैयार हुए, जिनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे भी। लेकिन कविता क्या है और साहित्य नामक ये दो निबंध जो सरस्वती पत्रिका में सन 1914 में प्रकाश में आए, उन्होंने शुक्ल जी के आगामी लेखन की एक आहट तो हमारे बीच छोड़ दी थी। शुक्ल जी के पास चिंतन मनन की स्वतंत्र शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान था। इसका परिचय शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के युग में हमें मिल गया था। सरस्वती पत्रिका में लिखित और प्रकाशित उनके निबंधों से भी हम शुक्ल जी के भावी आलोचनात्मक प्रदेय का अनुमान लगा सकते थे। इस तरह मित्रों हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग की हिंदी आलोचना में स्वयं शुक्ल जी की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने अपने युग से पहले के युग में आलोचनात्मक कर्म से अपने को जोड़ दिया था, लेकिन शुक्ल युग तक आते हुए, अपने युग तक आते आते तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, दुर्लभ, स्तुत्य, प्रणम्य अवदान किया, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अभी विराम देते हुए इस विषय को आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।